बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और हमारी ज़िंदगियां बहुत आसान हो गई हैं, लेकिन जहां हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगियां आसान हो गई हैं, वहीं पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर इंसान चाहता है कि वह दूसरे पर सबकत ले जाए, कम वक्त में ज़्यादा तरक्की करे, और इसने जन्म दिया है एंग्जाइटी, स्ट्रेस और बीमारियों को। तरक्की याफ्ता अगर ममालिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उनके पास रिसोर्सेज हैं, सेहत की सहूलियात हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान जैसे मसाइल का सामना होता है, अगर ऐसे में उन पर बीमारी आ जाए तो उनकी हिम्मत और ताकत दोनों जवाब दे जाती है। और यही वजह है कि हम आपको देते हैं ढेर सारी हेल्थ टिप्स अपने प्रोग्राम में, और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि हमारे प्रोग्राम के लिए स्पेशली टाइम निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, जिस तरह कि मैंने कहा कि दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की करी है, साइंस ने भी बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग बीमारियाँ देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इवन हम डॉक्टर्स भी अक्सर और बेशतर औकात बीमार रहते हैं। तो किस तरह से हम बचाएं अपने आप को? हम चाहते हैं कि एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारें, हम पढ़ते हैं इसके मुतालिक, लेकिन फिर भी बीमार हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? आई थिंक जो कहते हैं और जो पढ़ते हैं उस पर यकीन नहीं करते। अच्छा। वो एक चीज़ है जिसकी वजह से हम उसको फॉलो नहीं करते। देखें, एक सबसे चीज़ जो अल्लाह ताला की तरफ से है, इतदाल पसंदी और कनात, दो ऐसी चीज़ें हैं जिस बंदे में आ जाएं उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। ठीक कि जो है उस पर सब्र शुक्र करें और अपनी कोशिश करते रहें और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, बढ़ता जाए, ठीक है। लेकिन कोई ऐसे नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करके, गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करके अपने कोलीग्स या अपने साथ वाले जो लोग हैं उनके ऊपर से आप पाँव रख के आगे बढ़ने की कोशिश करें तो फिर टेंशनें पैदा होती हैं। फिर वहाँ पे डेफिनेटली एक टेंशन वाला माहौल शुरू हो जाता है और वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। एक बंदा ना जो अपने हाल में मगन है और अपना काम करता है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, किसी के साथ छेड़ा छाड़ी नहीं करता, किसी को मदद की ज़रूरत होती है उसकी मदद कर देता है, किसी का नुकसान नहीं पहुँचाता, हमेशा फ़ायदा पहुँचाता है, तो अंदर से वो खुश रहता है कि मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, किसी को मैंने कोई टेंशन नहीं दी, किसी का मैंने बुरा सोचा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है मेरे मतलब भी कोई बुरा नहीं सोचेगा, अगर सोचेगा भी तो अल्लाह ताला जो है वो मौजूद है और अल्लाह ताला की ज़ात जो है मुझे उस चीज़ से बचाएगी। ये चीज़ बंदे को टेंशन फ्री करती है। और जो अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है उस पर सब्र शुक्र करें। ये बहुत शुक्र करें, आपको दो टांगे, दो हाथ, आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, ज़ुबान बोलने के लिए दे दिया, जिस्म नॉर्मल बना दिया, यही उसकी बड़ी मेहरबानी। और उसके जिस्म के साथ आप मेहनत करें और अपना काम करो, जो कमाए उस पर कनात करें। और हर प्रोफेशन में ये चीज़ सूट करती है। और जो प्रोफेशन या वो जो पेशा आप इख्तियार करें, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो बिजनेस है या आम काम करने वाला बंदा है, अपना काम दयानतदारी 24 घंटे से करें। वो जो आपकी तनख्वाह है उसको हलाल करें, यानी जो आपको जिम्मेदारी, जो आपके फ़राइज़ हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ बनती हैं, कोशिश करें आपके 100% उनको पूरा करने की कोशिश करें। बीच में थोड़ी सी कोई एक चीज़ रह जाती है तो पता है कि जी कोई इंसान है, इंसान से ये चीज़ें कुछ कमियां होती हैं जो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अपनी तरफ से दयानतदारी, ईमानदारी से अपना काम पूरा करने की कोशिश करें। अब मैं और आप इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं तो हमारा और इस टीवी प्रोग्राम पाकिस्तान पीटीवी का एक ही मकसद है कि हमारा ये जो पैगाम है ये हर बंदे के पास पहुँचे और जहाँ पे हम उनका फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। जो नॉलेज मेरे पास है, आपके पास है, और जो बीमारियां लोगों की हैं, अगर उनको तक ये हम बात पहुँचा दें, उन्हें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। और अगर डॉक्टर के पास गए और अपनी इलाज या दवाइयाँ जो है वो ले रहे हैं या उन्हें अपनी बीमारी का पता है, तो उस बीमारी को कैसे उन्होंने संभालना है, क्या क्या एहतियात करनी है, क्या क्या दवाइयाँ लेनी है, क्या परहेज़ करना है, उन्हें पता होना चाहिए। जो इस फ़ोरम से उन्हें पता चल जाए और उनकी टेंशनें कम हो। कई दफ़ा होता ही है कि हमारी यहाँ की जो गुफ्तगू होती है वो हमारे मरीज़ों की टेंशन को कम कर देती है। बहुत सारे ज़हन में सवालात होते हैं जो डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं तो उन्हें उनका जवाब नहीं मिलता, उनका जवाब हम देते हैं और बड़ी तसल्ली से रिलैक्स होकर देते हैं। और उनकी जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारे जो सवाल हमारे पास लाइव आते हैं, उन सवालों में बहुत सारे लोगों के जवाब में सारे लोगों का जवाब चला जाता है। और ये हमारे लिए एक सदक़े जारिया होता है कि हमने जो हमारे पास नॉलेज था
हमने अपनी बसात के मुताबिक उस पर लोगों तक कन्वे कर दिया। बाकी अल्लाह ताला उनकी सेहत में और उनकी ज़िंदगी में बरकत डाले। बहुत अच्छी बात आपने की कि एक तो इंसान जो है वो अपना सेल्फ एनालिसिस करे, दूसरा ये है कि अगर आप किसी का हक नहीं मार रहे, अपनी रोज़ी को हलाल कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी दे देता है। और अगर बीमारी आ जाती है तो फिर उसके लिए कोई मुज़ायका नहीं है, आप डॉक्टर के पास चले जाएँ और दवाइयाँ इस्तेमाल कर लें। और डॉक्टर बहरहाल हमारी कोशिश होती है कि हम जिस कदर हो सके पेशेंट्स को टिप्स दें, उनको बताएं कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है तो अक्सर औकात उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पेशेंट की एजुकेशन भी करे। तो यही मकसद है हमारे प्रोग्राम का और इसीलिए आप हर हफ्ते हमें ज्वाइन करते हैं, टाइम निकालते हैं। और गिविंग बैक टू द कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह जो आपको आपके मुल्क ने दिया है उसको अपना हक अदा कीजिए, तो मेरे ख्याल से बहुत सारा जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है वो खुद ब खुद कम हो जाती है। सर, हमने बात कर ली कि बीमारी से किस तरह से बचना है। थोड़ा सा बताइए कि प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि आप कितनी वॉक करते हैं और वॉक के साथ साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि मुफीद हैं इंसान जी, के लिए? नॉर्मली तो मुझे जहाँ पे मौका मिलता है मैं बहुत वॉक करता हूँ। मुझे अगर घंटे दे दे तो मैं घंटों के हिसाब से वॉक, और मेरा दिल करता है चलने के लिए। और उसमें से मैं हमेशा अपने मरीज़ों को भी यही कहता हूँ कि जो वॉक है वो आपको फिट रखती है, आपके जोड़ हिलते रहते हैं, आपके पट्टे डेवलप होते हैं, आपका माइंड रिलैक्स करता है वॉक के दौरान। और आपकी जो सेहत है, जिसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है भी है, जैसे जोड़ों का दर्द है या पट्ठों का दर्द है या फिर शुगर है या ब्लड प्रेशर है या दिल की बीमारी है, तो वॉक जो है उसको हमेशा ठीक करती है, दिल की बीमारी को कम करती है, नालियों को खोलती है। जो आपके अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं चर्बी के, उनको कम करती है, खोलती है। ब्लड प्रेशर होता है तो चलने से ब्लड प्रेशर नीचे आता है। शुगर है तो चलने से 20-30 मिलीग्राम शुगर नीचे आती है। और आपका हर जो पार्ट है बॉडी का वो एक्टिव हो जाता है। और ब्रेन में चंद रिलैक्सेंट हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं जो कि ब्लड में आते हैं और आपकी बॉडी को और आपके ज़हन को रिलैक्स करते हैं। तो वॉक का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, उसमें एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे मैं भी वॉक जहाँ पे मुझे मौका मिले मैं वॉक करता हूँ, लेकिन मेरी एक कोशिश होती है कि मैं कम से कम हफ्ते में 5 दिन जो है वो स्विमिंग ज़रूर कर लूँ। और स्विमिंग ऐसी चीज़ है, पर ये मेरी एज में फिर ये भी होता है कि अगर आप वॉक करें और आपको घुटनों का या टखनों का, जो कि मुझे कोई ऐसा इस तरह का कोई मसला नहीं है, अगर मसला हो तो स्विमिंग में वो घुटनों पे वो बोझ नहीं पड़ता, टखनों पे वो बोझ नहीं पड़ता, बैक पे जो मोरे हैं आपके बैक के लोअर वाले उनमें बोझ नहीं पड़ता, बल्कि वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मसल आपके स्ट्रांग होते हैं। और बहुत सारे लोग जिन्हें बैक एक होती है या कमर का दर्द होता है, नीचे कमर वाला दर्द होता है, वो स्विमिंग से ठीक हो जाता है, क्योंकि स्विमिंग के उसके मसल्स का ऐसी एक्सरसाइज हो जाती है कि आपकी बैक ठीक हो जाती है। तो जो भी आप एक्सरसाइज करें अपनी उम्र के हिसाब से करें और कभी ओवरडू ना करें, यानी ज़रूरत से ज़्यादा आप एक दिन में पूरे साल की एक्सरसाइज करने की कोशिश करें तो वो नुकसान। यहाँ पर कॉलर है, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अमीन लैया से बोल रहा हूँ जी। अमीन साहब, सवाल पूछिएगा। डॉक्टर साहब से मुझे मशवरा करना है कि मुझे ना 20-30 साल पहले वॉक कर रहा था, मुझे सांस फूलता था मेरा। ठीक है। तो मुझे ना फिर मैंने मुल्तान में डॉक्टर साहब को चेक कराया हार्ट के स्पेशलिस्ट से, तो उन्होंने कहा कि आप ना टेनोरमिन जो है ना ये खा लिया करें। अच्छा। अगर वॉक ना करें तो फिर खा लें, वॉक करें तो फिर जरूरत नहीं है। मैंने वो 20-30 साल तो ऐसे ना टेनोरमिन खाता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अभी जो मुझे है ना यूरिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड होता है वो 8-9 पे चला जाता है। ठीक है। तो मैं टेबलेट खा रहा हूँ वो यूरिक, ठीक है, मोटी वाली। सही। उससे ना यूरिक एसिड जी, उससे अफाका हुआ है आपको? हाँ जी होता तो है, लेकिन जब मैं छोड़ देता हूँ टेबलेट खाना तो वो दोबारा जो है ना चला जाता है फिर 6-7-8-9 पे। ठीक है। तो अभी मैं खा रहा हूँ तो कुछ बेहतर है, लेकिन अभी ना मुझे से चला नहीं जाता, यानी ज्यादा वॉक नहीं कर सकता मैं। ठीक है, ये बताइएगा वजन कितना है आपका? जी मेरा वजन है 80 है। ठीक है। और उम्र कितनी है? उम्र मेरी है 62। 62। कोई दिल में दर्द वगैरह कभी महसूस हुआ है? नहीं दिल में दर्द नहीं होता, लेकिन मुझे है ना सांस यानी कि ना मुश्किल से होता था थोड़ा सा ना। ठीक है। जैसे सीने पे बोझ पड़ता है। वजन कम करने की कोशिश की है आपने थोड़ी बहुत? वजन कम करने की कोशिश की है आपने थोड़ी बहुत? हाँ नहीं, वजन नहीं कम किया मैंने। ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ, लेकिन ना वो मुझे जो घुटने हैं ना वो नहीं मैं चल सकता, थोड़ी बात करता हूँ, थोड़ी बिल्कुल। ठीक है। तो डॉक्टर साहब से मशवरा है कि मैं टेनोरमिन लेता रहूं, नुकसान तो नहीं है, और वो यूरिक भी लेता रहूं पोटी वाली। सही है। चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, इनका जो है ना रवैया
जी। मैंने देखा कि माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे हैं। हमारा भी वक्त कुछ पिंडी में गुजरा, जी। इनकी जुबान का अखलाक इनका जो है ना माशाल्लाह, मरीज से होना भी ऐसा ही चाहिए। बहुत हर मरीज शुक्रिया। को इनकी जो है ना वो अखलाक से ठीक हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत मुझे शुक्रिया मशवरा कॉल देते करने का। क्या- आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। ये इनका बहुत पुराना टाइम है। जो मुल्तान में मैं होता था 90 से 97 तक मैं मुल्तान में था। मेरा लैया से इन्होंने वहाँ पे मुझे दिखाया होगा। इनके दो मसले इन्होंने बताए हैं, एक सांस फूलना और दूसरा यूरिक एसिड ज़्यादा है और टिनॉमन ये ले रहे हैं, पुरानी ले रहे हैं। एक तो देखें यूरिक एसिड जो है एक खुराक से बढ़ता है, जब आप गोश्त ज़्यादा खाते हैं या दालों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, स्पेशली चने और लोबिया की दाल और ड्राई फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल, उसमें ऊपर चला जाता है। और कई दफ़ा आप खुराक में कंट्रोल भी कर लें तो आपके जिस्म में इतना ज़्यादा बनता है कि फिर आप उसको खुराक से कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर आपको दवाई लेनी पड़ती है। तो इन्हें गो यूरिक जो ले रहे हैं वो लेते रहे, और उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि यूरिक एसिड इनका 7 से कम हो। ये 9 अभी बता रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा है। और जब यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो उसके क्रिस्टल्स बनते हैं, और उसके क्रिस्टल जो हैं आपके घुटनों में या मुख्तलिफ जोड़ों में, पाँव के जोड़ों में क्रिस्टल जाके जोड़ों में जमा होते हैं, और वहाँ से उसको इन्फ्लेमेशन, एक्यूट जिसे आर्थराइटिस कहते हैं, वो कर देते हैं। या फिर इस तरह का क्रॉनिक आर्थराइटिस या आपके जोड़ों का दर्द जैसे ने घुटनों वगैरह में होता है, ऐसे शुरू हो जाता है। और उसे जब आप कंट्रोल करके रखते हैं, 7 से कम रखते हैं, 7 मिलीग्राम से कम रखते हैं, तो वो फिर आपके बहुत सारे जो जोड़ों के दर्द हैं और दर्द है उनका काफ़ी आराम आ जाता है। दूसरा इसका नुकसान ये है कि अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो आपके गुर्दे में पत्थरी बननी शुरू हो जाती है। ऐसे ही है। और आपका यूरिक एसिड ज़्यादा हो तो आपका हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा, ये रिस्क फैक्टर है एक। और उसी में से आता है कि जिसका यूरिक एसिड ज़्यादा होगा उसके चांसेस हैं कि उसको हार्ट का इशू होगा। तो वो अपने ये सारे फैक्टर्स जो है इनको कंट्रोल करके रखेगा तो हार्ट अटैक होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इन्हें चाहिए कि काफ़ी अच्छा हो गया एक दफ़ा अपने सारे ब्लड टेस्ट करवा लें, जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, किडनी के टेस्ट है, यूरिया क्रेटिनिन है, ब्लड CP है, शुगर का टेस्ट करवा लें, 3 महीने का शुगर का जो टेस्ट है HbA1c वो करवा लें, ECG करवा लें और इको टेस्ट अपना करवा लें। और साथ अगर इनका जो है अगर हो सके तो जो कि इस एज पे ज़रूरत होती है वो स्ट्रेस टेस्ट या ETT इनकी ज़रूर हो जानी चाहिए। सांस फूलता उसमें पता चले कहीं हार्ट के पट्टे तो नहीं वीक हुए या हार्ट कमज़ोर तो नहीं हुआ, और इनमें कुछ और टेस्ट करवाने की ज़रूरत तो नहीं है। गो यूरिक टिनॉमन का देखना पड़ेगा कि इनका हार्ट रेट कैसा है, बाकी चीज़ें कैसी हैं, हार्ट फेलियर वाला कोई सिलसिला तो नहीं है, उसको ज़रा दोबारा चेक करना पड़ेगा क्या ये जारी रखें या ना जारी रखें। ये अपने सारे टेस्ट करवा के हमें इसी प्रोग्राम के थ्रू हमें बता दें, फिर हम इनको मशवरा दें। सही, ये बहुत अच्छा आपने कहा कि इसी प्रोग्राम में हमें कॉल कर लें और फिर हम फॉलो अप करेंगे कि क्या इनको एडवाइस किया जा सकता है। सर, इन्होंने बताया कि इनका वेट अराउंड 80 kg है, तो एक एवरेज मेल जो है पाकिस्तान में, जो हमारी एवरेज हाइट है, उसके लिहाज से वेट कितना होना चाहिए? आई थिंक 70 से 75 होना चाहिए। अगर ये 5 kg कम कर लें तो इनके लिए बड़ा बेहतर होगा। ख्वातीन में जो है 50 to 60 जो है मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है वज़न उनके लिए ठीक नहीं होता। रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाता है, जैसे मैंने कमर के साइज़ का कहा था कि कमर का साइज़ बड़ा होगा तो उससे भी आपको रिस्क फैक्टर्स आपके बढ़ जाते हैं, और रेड लाइन जब क्रॉस होती है तो आपके हार्ट के चांसेस जो है अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देखें, अगर बंदा एक ये करे कि अपनी डाइट को कंट्रोल करके रखे, एक सादा खुराक रखे जिसमें कैलोरीज, मिठास और शुगर और चीनी का इस्तेमाल कम हो और चिकनाई का इस्तेमाल कम हो, तो आप काफ़ी सेहतमंद रह सकते हो। और फिर आपकी आदत हो कि आप रोज़ाना आधा घंटा वॉक करें। अगर वॉक के लिए टाइम नहीं निकलता, जो काम के सिलसिले में अपना काम काज जो करें उसी में ही आपकी आधा घंटा वॉक हो जाए तो बस आपकी वॉक होगी। स्पेशल एक्सरसाइज के लिए टाइम ना निकालें। लेकिन अगर आपके पास शाम को टाइम हो तो वॉक के लिए निकले तो वो आपके लिए हमेशा बड़ी बेहतर होती है। एक तो आपके बहुत सारे लोगों को जो नॉर्मल प्रॉब्लम है, जिस्म में दर्द हैं, कमर में दर्द हैं, पट्ठों में दर्द हैं, नींद नहीं आती, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज हो जाती है, ये सारी चीज़ें वॉक से ठीक हो जाती है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं उनमें वॉक भी एक डॉक्टर है, इसी तरह बेहतरीन नींद अगर आप ले रहे हैं तो वो भी आपके लिए एक दवाई का काम करती है। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मेरा नाम अलीशा है। जी, सवाल पूछें। और उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 18 साल है। जी, सवाल पूछें। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पेट में बहुत दर्द होती है, जिसकी वजह से मेरा सांस बंद हो जाता है। अच्छा, ठीक है। कब से हो रहा है आपको ये दर्द? जी, मुझे कल शाम से, तो मैं सो भी नहीं पाई। अच्छा, ठीक है। इसके लिए कोई दवाई ली है आपने? जी, अभी तक नहीं, अभी डॉक्टर के पास जाना है।
अच्छा ठीक है। और पहले भी कभी दर्द हुआ है इस तरह का आपको? नहीं, पहले नहीं हुआ। ठीक है। क्या क्या खाया था? कल आपने क्या खाया था? मैंने कल दाल नहीं खाई थी। अच्छा ठीक है। तो साथ बुखार वगैरह तो नहीं हो रहा? पेट ठीक है आपका? नो, पूरे जिस्म में बस दर्द है, बुखार खांसी वगैरह कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी सर बहुत ही एक अच्छी सी कॉलर है, 18 साल की। उन्होंने देखा टीवी प्रोग्राम जी। चल रहा है तो आप हम अपना भी मसला जो है वो पेश कर दे। नहीं नहीं सफ़र आई थिंक उन्होंने पूछ लिया। ये तो पेट का दर्द है, आम सी जो है आपको तकलीफ होती है, आपने क्या खाया था। कई दफ़ा आजकल थोड़ी सी फूड पॉइजनिंग या फूड इन्फेक्शन हो जाती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। कई दफ़ा कोई ऐसी चीज़ आपने खाई हो, वक्ती तौर पे पेट में दर्द होता है, ठीक होता है। लेकिन ये कह रही हैं कि जिस्म में दर्दें हैं तो उसमें जिस्म में जब दर्दें हों तो लगता है कि कहीं कोई फूड पॉइजनिंग या इन्फेक्शन वाला एलिमेंट ना हो। और आजकल मौसम भी गर्मी में का है तो इसमें गैस्ट्रोएंटाइटिस ज़्यादा होता है। तो इन्हें जाइए अपने डॉक्टर साहब जो जीपी है उनके पास जाएं, वो ज़रा इनका थोड़ा सा मुआयना करके कोई दवाइयाँ लिख देंगे तो इनका मसला हल हो जाएगा। इतना बड़ा मसला नहीं है कि हम ये आप जितनी ये खुद छोटी है उतना ही इनका मसला भी छोटा है और जी बहुत आराम से सॉल्व हो सकता है। अक्सर औकात ये भी है सर कि दाल जो होती है वो जब रीहीट की जाती है तो वो बादी थोड़ी सी दे देती है, उस वजह से भी हो जाता है। जिस तरह कि आपने कहा कि गर्मियाँ भी हैं तो फूड जो है वो जल्दी स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो मेक श्योर करें कि जब आप फ्रिज में रखें तो लाइट वगैरह आजकल काफ़ी चली जाती है, उस वजह से कोशिश करें कि फ्रिज में ज़्यादा चीज़ें ना रखें, और अगर रख रहे हैं तो फिर उसको रीहीट प्रॉपर्ली करें। बैक टू आवर डिस्कशन, हम लोग बात कर रहे थे मोटापे की, अपनी कमर को कम करने की। तो सर मोटापा जो है वो आपको डायबिटीज़ की तरफ लेके जाता है, तो क्या मोटापा जो है वो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर भी कॉज कर सकता है? जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली। आपने जितना आपका वज़न ज़्यादा होगा, जो कि आपका वज़न होना चाहिए उम्र और कद के हिसाब से, अगर उससे ज़्यादा वज़न होगा तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा। और अगर आपका वज़न ज़्यादा रहेगा तो आपके जो हार्ट के मसले हैं, स्पेशली कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जो है उसका होने का डर ज़्यादा होता है। फिर आपको इसी तरह ही यूरिक एसिड आपका बढ़ जाता है, आपके पित्ते में पत्थरी बढ़ जाती है, आपके जोड़ जो आप देना शुरू हो जाते हैं, वो जोड़ जो आपको 60-70 केजी के लिए बने हैं, अगर उसके ऊपर आप 90 केजी डाल देते हैं और वो 24 घंटे उस वज़न को उठा के आप फिरते हैं तो आपके जो जोड़ हैं वो वहाँ पे उनकी वेयर एंड टेयर शुरू हो जाती है, ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। स्पेशली कमर, मोरे और घुटने और टखने, ये आपके जो आप देना शुरू, आपको पट्ठों का दर्द रहता है। और वो लोग जो जिनका वज़न ज़्यादा है और वो कोशिश करते हैं खुराक से और एक्सरसाइज से कि उनका वज़न कम हो जाए, और उस कोशिश के बावजूद उनका वज़न कम नहीं होता, तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो एक तो डॉक्टर जो हैं जो इसको वेट वाले पेशेंट को डील करें उनसे मशवरा कर लें। दूसरा, वॉक अपनी ना छोड़ें। आप अगर उस वज़न के साथ अगर आप वॉक करते हैं और आपका जिस्म जो है वो हिल जाता है उस वॉक के साथ, और आपके फेफड़े सही काम करते हैं, आपके जोड़ सही काम करते हैं, आपका दिल सही एक्टिव हो जाता है और उस वज़न के साथ उठाता है और उस हिसाब से उसकी फंक्शनिंग होती है, तो आप बहुत सारे जो मसले, मोटापा जो नहीं चलता उसके मुकाबले में जो ज़्यादा वज़न वाला बंदा है वो अगर वॉक डेली करता है तो उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं जो वॉक करता है। तो अगर आप वज़न ज़्यादा है और कोशिश के बावजूद कम नहीं हो सका तो आप फिर कोशिश करें कि वॉक रेगुलरली ज़रूर करें, आधा घंटा जो है वो वॉक करेंगे तो उससे बहुत बेहतर हो जाएगा। अब जो मोटापा आजकल देखिए, मोटापा जो थोड़ा मोटापा है वो आप मैनेज कर लेते हैं खुराक से, एक्सरसाइज करके, डाइट अपनी कंट्रोल करके। फिर एक मोटापा ऐसा है जो इतना ज़्यादा है कि आप कोशिश भी करें तो आपसे वो मोटापा कम नहीं होता। तो आजकल जो है वो सर्जरीज जो की जाती हैं और वो उस सर्जरीज में वो मोटापे को कम किया जाता है। कई दफ़ा चर्बी सारी निकाली जाती है, कई दफ़ा मैदे का साइज़ छोटा किया जाता है और उसमें से ताकि खुराक आपकी कम हो और आपका वज़न काफ़ी हद तक, मैंने बहुत सारे लोगों को जो सक्सेसफुल सर्जरीज हुई हैं उनको वो देखा है कि उनका वज़न बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो गया, काफ़ी कम हो गया। तो जब यहाँ पे नौबत आए तो इन डॉक्टर साहबान से, वो स्पेशल और अच्छे सर्जन जिनका तजर्बा है और जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, उनसे ये सर्जरी करवाएं तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि सर मोटापा जो है वो, जिस तरह के हम लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ इज़ मदर ऑफ़ ऑल इलनेसेस, इसी तरह मोटापा भी जो है वो आपको बीमारियों की तरफ लेके जाता है। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? बेटे मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मैं मिसिस से दोस्त बात कर रही हूँ जी। और मेरा मसला ये है कि मैं ना मतलब कि मेरा वेट 90 है। ठीक है। और मैं शुगर पेशेंट हूँ तकरीबन 7 ईयर से, और शुगर मेरी तकरीबन कंट्रोल रहती है। एज मेरी
मतलब कि 59-60 ठीक है। यही है। और मसला ये है कि मुझे ना शुगर और मेरे ना जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, घुटनों में और ये पाँव के टखनों में ठीक और है। कमर की एंड वाली हड्डी में। और दूसरा मैं ना डॉक्टर साहब का नाम मतलब कि और इनका ना एड्रेस फोन नंबर पूछना चाह रही थी, ठीक है। जो मुझे डॉक्टर साहब अच्छे लगे हैं ना इस वजह से। सही, ठीक है। आप ये बताइएगा कि इसके साथ कोई और मसला भी है आपको? हाँ मुझे यही है ना कि दर्दें किस समय होती ठीक है। हैं। और ये कोई भी दिल वगैरह में दर्द तो नहीं आया, कोई और मसला तो नहीं नहीं, हुआ? नहीं, नहीं, ब्लड प्रेशर ऐसा वगैरह कोई नहीं कंट्रोल्ड है। है आपका? हाँ जी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है ठीक मेरा है। और शुगर भी माशाल्लाह मेरी कंट्रोल होती ठीक है। है। कुछ तकरीबन वजन कम करने की 8 कोशिश की है आपने? जी मैंने लास्ट ईयर की थी और मेरा वेट तकरीबन 85 तक चला गया था। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर बस यही है कि लापरवाही थोड़ी सी कह लें, उसकी वजह से फिर मेरा वेट वहीं पे 90 पे आ गया। ठीक है, आपके सवाल का जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब का नाम कंप्लीट और एड्रेस जो है हमारे प्रोड्यूसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर, वही मसला है कि वेट ज़्यादा है, शुगर भी है और कंट्रोल्ड है, लेकिन फिर भी जिस्म में और जोड़ों में दर्द हैं। सर क्या करना चाहिए? आई थिंक वही वाला मसला, और इनका वेट 90 kg है और ये 90 kg कम करना मुश्किल काम नहीं है। ठीक। ये अगर हिम्मत जारी रखें, कहती हैं कि पहले एक दफ़ा कम किया था और 85 पे आ गया था और 85 से फिर दोबारा चला गया। देखें, वज़न कम करना जो है ना, वो आप कुछ लोग हिम्मत करके कम कर लेते हैं, फिर उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। मेंटेन तब होता है कि आप अगर अपनी खुराक में जो कंट्रोल रखा है वो कंट्रोल को जारी रखें, और प्लस आप अपनी जो वॉक रखी है उस वॉक को आप जारी रखें। और इसमें से इनका जो 90 kg अगर ये कोशिश करे तो 15 से 20 kg जो है ये अपनी मुस्तकिल इरादी से और डिटर्मिनेशन से ये कम कर सकती है, और इनकी शुगर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। जब 20 kg इनका वज़न कम होगा तो इनके बहुत सारे जो पट्ठों का दर्द है, कमर का दर्द है, वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। देखें, ये काम मरीज़ ने खुद करना होता है, खुराक का कंट्रोल और चलना ये उसने खुद करना होता है। दवाइयाँ जितनी भी है वेट रिड्यूसिंग जो मेडिसिन हैं जिससे वज़न कम होता है, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं कि उनके फ़ायदे से वो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है। तो मैं नॉर्मली ये कोशिश ये करता हूँ कि जी कि दवाई जो है उसको बीच में किया जाए। अभी तो इंसुलिन भी कुछ आ गई हैं, वो लगाते हैं, उससे भी 10-15 जो है kg नीचे कम हो जाता है। लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप डाइट और वॉक 2 चीज़ें करें, अपने खाने में मीठा ख़त्म कर दें। ठीक। यानी अगर मीठा खाना ही है तो फ्रूट की शक्ल में खाएं, और आजकल जो है जो आम ना खाएं। हाँ। आम में कैलोरीज बहुत ज़्यादा है और उस पर वेट बड़ी जल्दी बढ़ता है। वो जो पतले लोग हैं उनके लिए तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन जिनका वज़न ज़्यादा है वो अगर आम में खाएंगे इस सीज़न में तो वज़न उनका और बढ़ जाएगा। और फिर उसमें से बेसिकली यही होता है जी कि अगर मीठा, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी, तली हुई चीज़ें ये कम करें तो आपका वज़न ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर आप आम खा रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि अपना खाना स्किप कर दें और आम ही खा लें, और अगर आम खाना है तो खाने से पहले खा लें, ताकि फिर आप खाना जो है वो थोड़ा कम खाएं। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस जावेद बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछे। जी मुझे शुगर है और मेरा वेट जो है वो भी कम नहीं होता है। मैंने बहुत कोशिश कर दी, मेरा वेट कम नहीं होता है, और मुझे शुगर है तो मेरा बीपी भी मतलब हाई होता है और मुझे हार्ट का भी प्रॉब्लम है। तो मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि मैं इसके लिए क्या करूँ। मैंने बहुत कोशिश करी वेट के लिए, सब कुछ कर लिया, मगर ठीक है, ये बताइएगा उम्र कितनी है आपकी? मेरी ऊपर 36 है। सही है। और थायराइड वगैरह के टेस्ट हुए हैं आपके? और खानदान में क्या मोटापा है? नहीं, खानदान में तो खैर तो नहीं है, मगर मुझे था मोटापा है और आगे से मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, मुझे हाइपरथायराइड है। अच्छा, हाइपरथायराइड में तो वजन जो है वो गिरता है, लेकिन आपका कम नहीं हो रहा है वजन। जो बढ़ने वाला वो वाला है। अच्छा, हाइपो है आपको, ठीक है, उसमें वजन बढ़ जाता है और फिर लूज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब हमेशा प्रोग्राम में मशवरे देते रहते हैं कि वजन किस तरह से कंट्रोल करना है, लेकिन आपका सवाल अच्छा है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर, ये जो कॉमन एक प्रॉब्लम है हमारे माशरे में कि लोग वज़न कम करना चाहते हैं, वो डाइटिंग भी करते हैं, कुछ अच्छे तरीके से करते हैं, कुछ बुरे तरीके से। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो कि सिर्फ कॉफ़ी डाइट पे चले जाते हैं, कुछ नहीं खा रहे।
बट वो वाले पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है या थायराइड इश्यूज़ हैं, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, उनके लिए वेट लॉस वाकई एक स्ट्रगल बन जाती है। तो फिर वो लोग किस तरह से करें? आपने कहा सर्जरीज हैं, कुछ मेडिसिन हैं, तो क्या ये इजीली अवेलेबल हैं, ओवर द काउंटर हैं? जी जी, इजीली अवेलेबल हैं। अभी देखें आजकल कुछ जो आपकी शुगर की दवाइयाँ हैं उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, मेटफॉर्मिन अगर आप इस्तेमाल करें तो आपका वज़न भी कम होता है। और ज़्यादातर उन मरीज़ों शुगर के मरीज़ों को हम देते हैं जिनका वज़न ज़्यादा और जिनका जो है वो ये कोशिश हमारी हो कि शुगर भी कंट्रोल और वज़न भी कम हो, तो फिर वो वाली दवाई देते हैं। फिर आजकल कुछ इंसुलिन ऐसी आ गई हैं, अभी नॉर्मली कुछ लोगों का इंसुलिन से वज़न बढ़ता है। अच्छा। लेकिन अभी कुछ इंसुलिन ऐसी आ गई हैं जिससे वज़न कम होता है। तो इसलिए वो अपने डॉक्टर साहब जिनके पास आप शुगर के इलाज के लिए जाएँ तो उनसे आप वो वाली अगर आपका वज़न ज़्यादा है, मोटापा ज़रूरत से ज़्यादा है, तो फिर वो इंसुलिन तजवीज़ करवाएं जिससे आपका वज़न कम हो। और साथ ही साथ वॉक और एक्सरसाइज का बड़ा रोल है, उसको किसी सूरत में आप नज़रअंदाज ना करें। वो रोज़ाना की रूटीन बनाएं और आपको खुद फील होगा कि आपकी दवाइयों की खुराक भी कम हो रही है, जो शुगर की दवाइयाँ, क्योंकि शुगर आपकी कंट्रोल हो रही है और आपको दवाइयों की खुराक कम करनी पड़ती है। अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो वॉक से आपकी शुगर कम होती है, तो इंसुलिन की डोज भी आपको कम करना पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ आप जो इंसुलिन ले रही हैं या दवाइयाँ ले रहे हैं उसके असर ज़्यादा हो जाता है वॉक के साथ। अच्छा। हाँ, यानी अगर एक इंसुलिन है, नॉर्मली से हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं कि इंसुलिन लगाते हैं उसका असर ही नहीं होता। लेकिन जब आप वॉक शुरू करते हैं तो वही इंसुलिन जिसका पहले असर नहीं हो रहा होता, वो आपकी वॉक के बाद उसका असर शुरू हो जाता है और आपकी शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मिकदार में इंसुलिन लगा रहे होते हैं, उनकी डेली की जो है 100 यूनिट से ज़्यादा उनकी मिकदार हो जाती है। और वो लोग जब वॉक शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी उस इंसुलिन का जो है वो असर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और इंसुलिन की जो डोज है वो कम होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, वॉक जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। मैं हमेशा से पेशेंट्स को यही बताती हूँ कि वॉक एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आप हर उम्र में कर सकते हैं। बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं, जिस तरह के जिम में जा रहे हैं, आप मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक एज आती है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन वॉक आप हर एज में कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आई वॉज रीडिंग समवेयर कि जो सनलाइट है उसका भी आप पे अच्छा इम्पैक्ट है। अगर आप वॉक करते हैं और स्पेशली बहते हुए पानी के साथ, तो उसका आपकी उम्र बढ़ाने में भी बहुत अहम रोल है। तो वॉक हम हमेशा से कहते हैं कि ज़रूर करनी चाहिए, और जिस कदर हो करें। अपने घर में आप कर सकते हैं, सीढ़ियाँ ले सकते हैं। ठीक सर, हमने कह दिया कि वॉक का बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन आप ये भी बताइएगा कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी हैं जो कि एजिंग प्रोसेस को या इन बीमारियों को रोक सकते हैं, जिस तरह के फ़िश ऑयल लोग बड़ा रिकमेंड करते हैं हेल्दी हार्ट के लिए, तो क्या ये इस्तेमाल करना अच्छा है? देखिए, ये तो टोटके होते हैं। अच्छा। कुदरत ने आपके लिए इलाज आपकी वॉक में और आपकी खुराक में रखा। आप जितनी सब्जियां खाएंगे, जितने ताज़ा फल खाएंगे, उतने ये सारे के सारे सप्लीमेंट्स उसमें, ये सारे के सारे विटामिन्स असली फॉर्म में उसमें। आप ये जो विटामिन्स बनाते हैं जो आपको गोलियों और कैप्सूल की शक्ल में आते हैं, इनका वो असर नहीं होता जो आपका डाइट में असर होता है, कि वो आप असली फॉर्म में ले, कुदरत के दिए हुए जो कैप्सूल्स और विटामिन्स वो खा रहे हैं। आप ये मसनूई बना के, इसका वो असर नहीं है जो उसका असर होता है। हाँ, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है खाने के बावजूद विटामिन्स की, तो यस वो आप बेशक कर लें, लेकिन जो आपकी खुराक है अगर बैलेंस, अगर आप सब्ज़ी फ्रूट जो है मौसम के लिहाज से खा रहे हैं, हफ्ते में 2-3 दिन गोश्त खा रहे हैं, दूध का गिलास वगैरह पी रहे हैं और नॉर्मल ग़िज़ा जो सादी वो खा रहे हैं, तो आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और धूप में चलना, धूप में फिरना, एक्सरसाइज करना, ये सारे के सारे उससे विटामिन जो है वो सारे बनते हैं और आपकी जिस्म में ताकत आती है। बेसिकली हुआ ये है कि हमने अपनी खुराक को जो है वो खैर सेहतमंद कर दी है, जिसमें चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा, डीप फ्राइड चीज़ें ज़्यादा है, खाते ज़्यादा है, चलते नहीं है, बिल्कुल वॉक नहीं है। हम बैठ जाते हैं, खा के बैठ जाते हैं और फिर सो जाते हैं, और फिर रात को वो टीवी लंबा देखा, 3-4 बजे सोए, 12 बजे उठे, और फिर उसके बाद फिर एक हैवी सा नाश्ता किया और फिर जाके बैठ गए। बिल्कुल। तो ये वाली जो चीज़ है ये तो बिल्कुल बीमारी है, ये बहुत खतरनाक है। यहाँ पर कॉलर है, उनको ले लेते हैं। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कहाँ से बात करें और कौन बात करें? मैं अजरो अटक से बात कर रहा हूँ जी। जी, सवाल पूछे। मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा मशवरा करना था। जी जी जी, पूछे। ये ऐसा है कि भाई हम लोग जब जाते हैं ना भाई 50-60 मील सफर करके, तो ओपीडी में कोई निगरानी नहीं की जाती, बस वो उनका हाथ क्लिक पे होता है, बस ये
करो, रिपीट करो और जाओ, पर्ची लो और जाओ। तो चेक कराने का, कुछ सुनने का, कुछ सुनाने का क्या तकलीफ है, क्या मसला है, क्या 15 दिन बाद जाना होता तो हम 2 महीने बाद जाते हैं, बिल्कुल। फिर भी वही हिसाब होता है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। जी। तो आप डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि डॉक्टर साहब यंग पेशेंट्स को एडवाइस करें कि उनको किस तरह से डॉक्टर के पास जाके क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी हिस्ट्री बतानी चाहिए। इसी तरह जो डॉक्टर्स हैं उनको भी एडवाइस करें सर कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से अपना रोल अदा करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी, आई थिंक ये नॉर्मल कंप्लेंट है और उसमें से बात इनकी, देखिए हम ये अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसी मकसद के लिए कर रहे हैं कि जहाँ पे डॉक्टर साहब के पास टाइम नहीं है, हॉस्पिटल में या क्लिनिक में है, तो वो हम तफसील से ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर सके, आपके सवालों का जवाब दे सके। बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि देखें अभी नॉर्मली अस्पतालों में ये होता है कि एक होता है जो कि लिपिड क्लिनिक है या कोलेस्ट्रॉल क्लिनिक है, एक है जो कि डाइट क्लिनिक है। एक डॉक्टर साहब है जो बीमारी के बारे में मशवरा देते हैं, फिर आपको कहते हैं जी अपनी खुराक को ठीक करें और अपनी जो वॉक है उसको करें। तो हमारा एक अलग डिपार्टमेंट होता है, तो जिनके पास होता है कि वो लोगों को इकट्ठा बिठा के सबको ये सारी की सारी एडवाइस दे। वो जो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उन सब में ये चीज़ होनी चाहिए। और बाकी जो डॉक्टर साहबान हैं वो आपने वहाँ पे जब पेशेंट है तो उसको ये सारी की सारी चीज़ें बता दें, या फिर लिखी हुई शक्ल में वो फॉर्म में जो है हैंड आउट्स दे दें और उन्हें कागज़ पकड़ा दें कि देखें ये मैंने बता दिया, अगर कहीं फिर आपने दोबारा इसकी देखना हो तो आप इस कागज़ में देख सकते हैं, आप क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी मैं काफ़ी सालों से ये कोशिश कर रहा हूँ कि टीवी के प्रोग्राम्स हैं, कार्डियक क्लिनिक के हिसाब से प्रोग्राम है, मेरे रेडियो के प्रोग्राम्स हैं, और उन प्रोग्राम सब का एक ही मकसद था कि पब्लिक को अवेयर किया जाए, एजुकेट किया जाए, जिन्हें ये जिस तरह साहब ये कह रहे हैं पता नहीं चलता, तो आपको ये प्रोग्रामों के ज़रिए चीज़ों का पता चले। अब होता यह है कि मैंने देखा जाए कि मरीज़ जब आपके क्लिनिक में आता है और आप उससे बात कर रहे होते हैं तो उसके ज़हन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और जो आप उसे एडवाइस कर रहे होते हैं जब तक वो रजिस्टर नहीं कर रहा होता, ऐसे वो सुनता ही नहीं है, ना रजिस्टर कर रहा है कि जी जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं इसको ज़रा देखूं, इसको एब्जॉर्ब करूं और देखूं कि जो मशवरा है उसको मैं सुनूं। जाता है दरवाजे से फिर वापस आता है जी मैं खाने के लिए और क्या खाऊं, तो आप पहले सारी तफसील बता चुके होते हैं। जब डॉक्टर साहब आपसे बात करें क्लिनिक में और आपको कोई एडवाइस या मशवरा दें तो गौर से सुने, रजिस्टर करें, और वो जो चीज़ें वहाँ पे कोई चीज़ रह जाती है तो डॉक्टर से पूछें जी ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। मोटी मोटी चीज़ें आपने क्लिनिक में बतानी होती हैं। बाकी आपके पास जो है वो डाइट चार्ट होता है, उस डाइट चार्ट के हिसाब से आप उसमें अमल करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बावजूद जो हमें मरीज़ों की तरफ से जो होती है शिकायत ये होती है कि इन चीज़ों पर फिर अमल नहीं करते। हाँ, अगर कहें कि दवाई बाकायदगी से खाएं तो कुछ महीनों के बाद दवाई बंद करके आ जाते हैं। कहीं कि खुराक में एहतियात करें, वो डॉक्टर साहब क्या करें जी बस के फिर खाना पड़ जाता है, जाते हैं तो फिर क्या ऑफर कर देता। देखिए पेट आपका है, सेहत आपकी है, खाना किसी और का है। आप हमेशा इनकार कर सकते हैं जी मैं इतना खाऊंगा, थोड़ा खाऊंगा, मैं घर से खा के आया हूँ, अभी गुंजाइश नहीं है, मैं नहीं खा सकता। ये सारी चीजें कर सकते। कोई अगर आपको कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है या तली चीजें ऑफर करता है तो आप ना कर दीजिए। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि एक ना 100 सुख। तो आप वो जो ना कर देंगे वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा लेगी। कॉलर को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शफीकुर रहमान तनोली बात कर रहा हूँ। हरिपुर के साथ हमारा गांव है, बीड़ से। ठीक है, सवाल पूछे। मुझे डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरा बीपी जो है वो बहुत ज्यादा लो रहता है। अच्छा, ठीक है। तकरीबन 90-70 हो जाता है, कभी 80-70 हो जाता है। अच्छा। वॉक में कंटिन्यू करता हूँ डेली, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर वॉक होती है मेरी। ठीक है। और सुबह शाम होती है। सब्जियां और फल वगैरह ज्यादा मैं यूज करता हूँ, और कभी भी मैंने ये जो फार्मी चिकन है ये कभी भी नहीं खाया, और ना एक दूसरा गोश्त वगैरह, सिर्फ सब्जियां और मटन, वो भी तकरीबन महीने में कहीं एक दफा जाके खाता हूँ। लेकिन जब मैं अपनी खुराक पे जो सेट करता हूँ, डाइट थोड़ी सेट कर लेता हूँ बीच में, क्योंकि फार्मी अंडा भी नहीं यूज करता, तो वो जो खुराक सेट करता हूँ फिर बीपी ठीक हो जाता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, आप ये बताइएगा उम्र कितनी है, और ये जो आपका बीपी अगर आपको फील होता है कि लो है और आप चेक करते हैं तो इसके साथ साथ कोई अलामात भी आ रही होती हैं, दिल का बैठना या पसीने आना? जी जी, ऐसा होता है। पसीना नहीं आता, ऐसा होता है कि बस दिल जैसे डूब सा रहा है और दिल जैसे बैठ रहा है,
ठीक इस है। किस्म की सिचुएशन होती है। ये तकरीबन मंथ में एक दो दफा मेरे साथ ऐसा होता है। ठीक है। और बीपी भी चेक कराया, ईसीजी भी कराई, ईसीजी भी नॉर्मल है, और बीपी भी जो है वो तकरीबन 90 70 इस तरह का। जब मैं खुराक डाइट सेट करता हूँ तो फिर ये चीजें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, जब आपको ऐसा होता है तो कोई नमक वाला पानी, शिकंजीबीन वगैरह पीने से अफाका होता है आपको? हाँ, मैं कोई हेल्दी डाइट जिस वक्त में इसके बाद मैं यूज करता हूँ तो, या कोई ड्रिंक्स वगैरह ऐसी जो मैं खुद ही बनाता हूँ, ठीक है, वो उसमें मतलब कि बेहतरी हो जाती है। सही। वजन सर आप कितना? कोई सवाल पूछना वेट चाहेंगे? कितना? वजन कितना है आपका? वजन मेरा जो है वो तकरीबन 78 है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी देखें, अभी ये इन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और वो 90-70 रहता है। जो 90-70 है वो तो नॉर्मल है जी। देखें, हम जितने प्रोग्राम थे उन सब में हमने बताया हुआ है कि ब्लड प्रेशर की एक रेंज है कि 90-60 जो है वो है नीचे वाली रेंज है, और 140-90 जो है वो ऊपर वाली रेंज है। इसके दरमियान जहाँ भी ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल। आप लकी हैं कि आपका ब्लड प्रेशर ऐसे है जिसमें चांसेस बड़े कम है कि आपको मुस्तकबिल में ब्लड प्रेशर होने के चांसेस जो है नहीं है। हाँ। और अगर इनकी डाइट भी बड़ी डाइट हेल्दी भी है। लेते हैं, और 90-70 नॉर्मल ब्लड प्रेशर। सर, कुछ कह रहे लोगों का कभी-कभी ब्लड प्रेशर ऐसे 80-70 रहता है, हो ऐसे जाता रहता है। और यही कुछ लोगों का जो है वो ख्वातीन में बहुत ब्लड प्रेशर कम रहता है। नीचे वाला अगर 50 भी हो जाए खैर है। हाँ, 80 वाला ये जो उन्होंने बताया वो आपने देखना है कि 80 वाले में कहीं आपने ज़्यादा एग्जर्ट तो नहीं कर लिया, कहीं आप में पानी की कमी ज़्यादा तो नहीं होगी, कहीं आपने वॉमिटिंग या पेट खराब डायरिया हो गया, या गर्मी में आप घूमे फिरें और आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ गया, उससे कम तो नहीं हो गया, तो फिर ये शिकंजबीन वगैरह, चाय कॉफ़ी वगैरह ये आप पिएँ और उससे ब्लड प्रेशर जो ऊपर चला जाता है। और कई दफ़ा अगर आप थक जाएं, एग्जॉस्ट हो जाएं, इस हद तक थक जाएं कि आप जिस्म में जान ही ना रहे, आपने इतना ज़्यादा काम किया और नींद भी ना पूरी की हो और काम भी ज़्यादा किया हो फिजिकली, और आप थक जाएं, यस, उस वक्त भी ये ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप होते हैं। तो उसमें से कई दफ़ा कुछ दवाइयाँ आप ऐसी लेते हैं जिससे आपका ये ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, लेकिन 90-70 डेफिनेटली नॉर्मल ब्लड प्रेशर। हाँ, ये कम ब्लड प्रेशर नहीं है। इन्हें अपनी वॉक वगैरह जारी रखनी चाहिए, और जो ड्रिंक्स या कहते हैं जी कि मैं बना के पी लेता हूँ वो फर्स्ट क्लास, और मेरा ख्याल है इनका जो वेट है वो उनका रीजनेबल वेट है। इस वेट के साथ अपनी एक्सरसाइज वगैरह जारी रखें तो ये इनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, कोई फिक्र करने वाली बात नहीं। बिल्कुल। और ये खुद बता रहे थे कि जब ये कुछ पी लेते हैं या डाइट अच्छी कर लेते हैं तो इनका ब्लड प्रेशर जो है वो बेहतर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा ये अपनी डाइट इंप्रूव कर लें, टेस्ट वगैरह इनके हुए हुए हैं वो नॉर्मल हैं, बस उन पे जो है वो नज़र रखें। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं आफ्ताब आजाद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से ही। जी, सवाल पूछे। मैंने एक तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना था। लास्ट टाइम मैंने कॉल की थी तो उन्होंने मुझे अपने टेस्ट करवाने के लिए कहा। मैंने इको ईटीटी करवाया और एंजियोग्राफी कराई। जी। तो एक ब्लॉकेज जो थी क्रिटिकल थी। अच्छा। तो उसमें स्टंट मैंने डलवाया है AFIC से। अच्छा। तो मेरा अब सवाल इनसे ये था, एक जगह पे उन्होंने माइनर और एक जगह पे थोड़ी यानी जो है मॉडरेट बताई है। अच्छा। तो ये मैंने इनसे पूछना था कि उनको उनके लिए मेडिसिन तो डॉक्टर ने मुझे लिख कर दी है, वो मैं ले रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने इनसे पूछना था कि इनकी स्क्रीनिंग कैसे होगी बाद में, क्या ये अब ठीक हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है। और दूसरा मैंने ये पूछना था कि डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आपने 15 दिन रेस्ट करना है, वो तो मैं रेस्ट पे ही हूँ, तो क्योंकि जाहिर है फॉरेन बॉडी पार्ट हुआ है। तो उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब कितने दिनों के बाद मैं वॉक वगैरह कर सकता हूँ, और कैसे आहिस्ता, क्या मैं सख्त वॉक नहीं कर सकूंगा या तेज वॉक नहीं कर सकूंगा पूरी जिंदगी। ये एक दो बातें मैंने बड़े अच्छे आपने सवाल किए हैं और ये बड़े इम्पोर्टेंट सवाल आपने उठाए हैं। और आप ये बताइएगा, कोई आपको एजुकेट किया था वहाँ पर, उन्होंने कोई फ्लायर वगैरह दिया था कि आप कब एग्जर्शन कर सकते हैं? इस हवाले से ज़रा मैं पूछना चाह रही थी। और फिलहाल उन्होंने यही बताया कि ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। सबसे आखिरी जो पार्ट है इनका सवाल का, उसका पहले जवाब देते हैं। क्या 2 हफ्ते हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी के बाद कि आप ज़्यादा बाहर वॉक ना करें, घर के अंदर चलें फिरें, सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ चढ़ें, नहाएं, नमाज पढ़ें, सजदा करें, टीवी बैठ के देखें, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को चहलकदमी करें, और 1 मिनट रोज़ाना बढ़ाते जाएं। और 2 हफ्ते में जब डॉक्टर के पास दिखाने के लिए एंजियोप्लास्टी स्टेंट के बाद दोबारा जाएं तो आप 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को चहलकदमी कर रहे हैं। ठीक है।
अब ये 2 हफ्ते के बाद जाएंगे तो हमने एक ब्लड टेस्ट करना होता है। ठीक हमने है। जो दवाइयाँ दी होती हैं उसमें से कुछ मेडिसिन है जो लेस देन 1% को उनके ब्लड टेस्ट को ख़राब करती है, तो उनमें से देखना होता है क्या इसको हम बंद करें या इसको जारी रखें। वो इनका टेस्ट होगा, उसके बाद फिर इनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये है कि मैं कब वॉक करने के काबिल हूँगा, वो 2 हफ्ते के बाद, यानी महीना एंजियोप्लास्टी या स्टेंट डलवाने के बाद ये नॉर्मल वॉक करने के काबिल होंगे, नॉर्मल काम करने के काबिल होंगे about और driving ये से? ड्राइविंग कर सकेंगे। अच्छा। और अगर कोई ऑफिस है तो उस ऑफिस को ये ज्वाइन कर सकते हैं 4 हफ्ते के बाद, और फिर ग्रेजुअली वॉक जो है वो ये बिल्डअप करें, आहिस्ता आहिस्ता जो है उसमें स्पीड बढ़ाएं, डिस्टेंस बढ़ाएं, और फिर आधे घंटे से 1 घंटा ये वॉक कर सकते हैं और ये नॉर्मल लोगों में शामिल हो जाएंगे। और उसमें हाँ, हम ज़्यादातर उन्हें एडवाइस करते हैं कि जब आप फिट हो जाएं तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा देर के लिए जॉगिंग ना करें, जॉग वॉक जो है ये उस हिसाब से करें तो ये इनके लिए बेहतर होता है। और बाकी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, वजनी चीज़ कोई नहीं उठानी होती और बहुत ज़्यादा कोई एक्सट्रीम वाली जो हाइट होती है, स्टीप हाइट है, उस पर आप ना जाएं और गुस्सा ना करें, ऊंचा ना बोलें, लड़ाई झगड़ा ना करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर होता है। और महीने के अंदर 6 हफ्ते के अंदर ये स्टेंट जो डाला होता है ये नाली में सेट हो जाता है और नाली भी इसे कबूल कर लेती है। और सर ये पूछ रहे थे स्क्रीनिंग कैसे करवाएंगे लेटर हाँ ऑन, ये यस, किस तरह वो से दूसरा जो पार्ट था स्क्रीनिंग वाला, वो ये होता है कि आप हर साल, या ये एको और ब्लड टेस्ट तो होते रहते हैं, अब हर साल एक स्ट्रेस टेस्ट या ईटीटी या थैलियम स्कैन जो है वो करवा लेते हैं। सही। और उसमें से कई दफ़ा फिर आपको खुद पता चलता है कि चलने पे कहीं सीने में बोझ तो नहीं आ रहा। नॉर्मली जो स्टेंट जिसने बंद होना होता है वो 3 से 6 महीने में बंद हो जाता है, लेकिन वो लोग जो अपनी दवाई बाकायदगी से लेते हैं, एक्सरसाइज बाकायदगी से करते हैं, अपनी खुराक का ध्यान करते हैं, उनके स्टेंट बंद नहीं होते। ठीक है। और जो दवाई, जो हमारा जो पेशेंट डिसिप्लिन होता है ना, जिसको हमने बताया होता है ये करना और ये नहीं करना, और उसको बड़े अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा होता है, वो हमारा सबसे फिट पेशेंट होता है। सही। वो कभी इमरजेंसी में अस्पताल में नहीं आता, ठीक। वो हमेशा सर, ओपीडी में आता है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की है हमारे प्रोग्राम के थ्रू, और यही मैं पूछना चाह रही थी कि क्या हॉस्पिटल्स में जिस तरह कि अभी इनका इलाज हुआ है तो क्या इनको रिटन फॉर्म में ये दी गई है, क्योंकि जिस तरह कि उन्होंने बताया कि ये मेरे क्वेश्चंस हैं तो मरीज के जहन में बहुत सारे और सवाल मैंने आते जैसे हैं। आपको कहा ना कि जी। जब वो डॉक्टर साहब डिस्चार्ज करते हैं तो ये सारी चीजें ब्रीफ करते हैं मरीज हाँ। को। जब ब्रीफ करते हैं तो मरीज जो है ना वो रजिस्टर नहीं कर रहा, सुन नहीं रहा होता, उसे रजिस्टर नहीं करता। बिल्कुल। उसको ये होता है कि अच्छा ये पूछना था, कान उसके वो क्वेश्चन पूछ लेता है, कान उसके बंद हो जाते हैं। बिल्कुल। ये वाली जो चीज है कि जो डॉक्टर साहब मशवरा दे गौर से सुने और वो क्लियर करके, और डॉक्टर साहब को भी यही मशवरा है कि बड़े साफ अल्फाज में क्लियर हो, ये करना है ये नहीं करना, ठक सर, ठक ठक यहाँ 1 पर 2 3 आखिरी 4 कॉलर 5 हैं, जी। उनको जी, ले जी। लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहा है, थैंक यू, आपने कॉल अटेंड की। बहुत शुक्रिया। ये मेरे एक तो मिसेस का ब्लड प्रेशर बड़ा हाई रहता है, ये मैं अपनी मिसेस को दे रहा हूँ, तरह बात करें। जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो है मेरी 17 एज है और जो है ना 42 एज है, 70 वेट है। ठीक है। और मेरा ये 15 डेज से ना बीपी थोड़ा सा हाई है, 164/111 हो गया था। ठीक और है। मैंने एक मेडिसिन ली है बीपी की जिससे जस्टिल के नाम। जस्ट्रिल, तो जी। जिससे अब बीपी नॉर्मल रह रहा है। ठीक तो मैं इस मेडिसिन को कंटिन्यू रखूं और डाइट में क्या लूं, और घर के अंदर हाउस वाइफ हूं, घर के अंदर रहती हूँ, कवर्ड एरिया, बाहर निकलना कम होता है। ठीक है। लेकिन घर के अंदर ही अगर मैं एक्सरसाइज कर लूं तो बेहतर है। सही ये है। जरा आप बता जी, दें। ठीक। Thank ठीक you. है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, आई थिंक फर्स्ट क्लास है। सबसे अच्छी हाँ। बात यह है कि इनका ब्लड प्रेशर हाई था और उन्होंने गोली शुरू की जेस्टल, और उससे इनका जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया। और अब इन्होंने ये करना है कि एक तो डेली आधा घंटा घर के अंदर ही वॉक करें और नमक का इस्तेमाल कम करें, जिसमें तरकारी में भी नमक कम हो, आटे चाय में नमक ना डालें, टेबल सॉल्ट किसी चीज़ साथ नमक लगा के ना खाएं, गोश्त का इस्तेमाल हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा ना, और कोशिश ये करें कि वाइट मीट हो, जिसमें एक दिन आप बकरे का गोश्त खा सकते हैं, छोटा गोश्त, और एक दिन मुर्गी और एक दिन मछली, और बीफ जो है वो महीने में या 2 महीने में एक दफ़ा खाएं। अच्छा। फ्राइड चीज़ें आपकी मिनिमम होनी चाहिए। पराठा अगर दिल करे तो हफ्ते में 1 दिन खाएं, अदरवाइज सूखी रोटी हो। सलाद और जो उसका फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा, और फ्रूट में अगेन गर्मियाँ जा रही हैं और हम सारे आम बहुत पसंद करते हैं और मज़ेदार होता है, आपका हाथ नहीं रुकता जब आप आम खाना शुरू करते हैं। आम को ज़रा कम खाएं और उसका कम जो है इस्तेमाल करें, उससे कैलोरीज ज़्यादा, मोटापा ज़्यादा हो जाता है। वो बाकी फ्रूट आपके लिए बहुत अच्छे हैं, सैलड आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आधा घंटा वॉक करें, नींद 6 से 8 घंटे पूरी करें, गैर ज़रूरी स्ट्रेस या टेंशन ना लें,
तो इंशाल्लाह आपका ये ब्लड प्रेशर जो भी है एक दवाई से ठीक हुआ हुआ है ये ऐसे ही ठीक रहेगा, बल्कि आगे से आपकी जो सेहत और बेहतर होती चली जाएगी। सर आखिरी आपसे सवाल ये है कि जो डायबिटिक्स होते हैं उनको कौन कौन से फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए? जिस तरह कि हमने कहा कि आम जो है वो बहुत ज़्यादा फैटनिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, तो इस तरह और कौन कौन से फ्रूट हैं जो कि कम खाने चाहिए? नॉर्मली जो इस पे जो शुगर वाले लोग पेशेंट हैं उनके लिए फ्रूट जो है फ्रूट की शक्ल में ठीक होता है। आम को ज़रा अवॉइड करें, और अगर आपका लोअर साइड पे है यानी फास्टिंग अगर आपका 110 से कम है और रैंडम जो है 130-40 के करीब है तो आम को चखने में कोई हर्ज नहीं है। अंगूर का कम इस्तेमाल होना चाहिए, खजूर का कम इस्तेमाल होना चाहिए, शहद जो है वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत कम इस्तेमाल होना चाहिए, एक छोटे चम्मच जो है चाय वाले जो चम्मच उससे ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बाकी फ्रूट एक एक दाना ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी एक आड़ू है या एक सेब है या एक केला है वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तरबूज है, खरबूज है, उसके चंद जो है वो टुकड़े ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई फ्रूट जो मीठा है ना फ्रूट की शक्ल में बहुत अच्छा है, ठीक, वो उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है और अनकंट्रोल जा रही है फिर इसको भी अवॉइड करें। ठीक है, जब तक आपकी शुगर कंट्रोल ना हो जाए, शुगर कंट्रोल हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये करना शुरू करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा मैसेज यही है कि अपनी खुराक को सिंपल रखिए। आजकल गर्मियां हैं, आम हैं, लेकिन आम भी आपने मियाना रवि के साथ खाना है। दूसरी बात ये है कि पेशेंट्स जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोशिश करें कि वो अपनी सारी क्वेरीज़ या क्वेश्चंस जो हैं वो एक कागज़ पर लिख कर ले जाएं। इस तरह से ये होगा कि उनका कोई भी सवाल मिस नहीं होगा, उनको भूलेगा नहीं। दूसरी बात ये कि अपनी फ़ाइल को ऑलवेज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखिए, यानी जो आपके रीसेंट टेस्ट हैं उनको सबसे पहले लगाइए, पुराने टेस्टों को पीछे कर लीजिए। जो कागज़ अक्सर औकात ये भी देखा गया कि फ़ाइल में इवन जो पैसों की रसीदें होती हैं वो भी रखी गई होती हैं, तो उनको आप साइड पे कर लीजिए ताकि डॉक्टर को आसानी हो। इसी तरह डॉक्टर्स को हमारा मैसेज ये है कि अपने पेशेंट को पूरा टाइम दीजिए, उनको समझिए। उनको टाइम जब आप देंगे और उनको सही तरीके से समझाएंगे और अपने पेशेंट को अंडरस्टैंड करके चलेंगे तो मरीज़ की आधी बीमारी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।